नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का। आज का पहला परीक्षण पड़ोस में तख्ता पलट के विलेन को बेनकाब करेगा। क्या आरक्षण का एक बहाना कोटा था, जबकि मकसद हसीना को सत्ता से हटाना था? बांग्लादेश को अस्थिर करने में अमेरिका का क्या रोल है? पाकिस्तान ने क्या भूमिका निभाई? ब्रिटेन क्यों चुप है और चीन को क्या लाभ होगा? अमेरिका ने हसीना पर कौन सा बैन लगाया? शेख हसीना के बेटे सजीव जोए ने पब्लिक इंटरेस्ट में अमेरिका और पाकिस्तान की साजिश के क्या सबूत दिए? बांग्लादेश की तबाही के हर चेहरे और मोहरे को पटियाल बेनकाब करेगा। दूसरा परीक्षण कट्टर सोच के अंगारों में जलते बांग्लादेश का होगा। ढाका सेना के कंट्रोल में है और हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल। हसीना सरकार की विदाई के बाद बांग्लादेश क्यों हिंदुओं का दुश्मन बना? वहां 27 जिलों में हिंदुओं के कितने घर और दुकानें फूकी गई? कहां 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया? और कितने खूंखार आतंकवादी बांग्लादेश की जेलों से फरार हो गए हैं? बांग्लादेश को बारूद के ढेर पर बिठाकर पाकिस्तानी आर्मी ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर पर जश्न क्यों मनाया? अस्थिरता के अंगारों में जलते बांग्लादेश की अनसुनी चीख का सच पटियाल के साथ देखिए। तीसरा परीक्षण शेख हसीना की शरण स्थली का होगा। शेख हसीना अगले 48 घंटों में भारत छोड़कर यूरोप जा सकती है। भारत की ऑल पार्टी मीटिंग में हसीना को शरण देने पर क्या राय बनी? संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस संकट के समाधान का क्या फॉर्मूला बताया? बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को कैसे निकाला जाएगा? और राहुल गांधी ने क्यों पूछा कि तख्ता पलट के पीछे साजिश तो नहीं? बांग्लादेश संकट का भारत की टेक्सटाइल और फार्मा इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? परीक्षण का परिणाम जानने के लिए रात 9:25 तक पटियाल के साथ बने रहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने वाला एक एक चेहरा आज बेनकाब होगा। आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से मुल्क हैं जिन्होंने भारत के पड़ोसी देश को अस्थिर किया। इस तख्ता पलट के पीछे आरक्षण का कोटा है या विदेशी साजिश? क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन अमेरिका की मर्जी से हुआ है? क्या अमेरिकी नेवल बेस को मंजूरी न देना शेख हसीना को महंगा पड़ गया? उनको अपने ही देश से इस्तीफा देकर भागना पड़ा, उसी बांग्लादेश से जिस पर 15 साल से उनका राज था। बांग्लादेश को हिंसा की आग में जलते हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सेना ने कंट्रोल ले लिया है। अंतरिम सरकार के गठन का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हैं। आगजनी हिंसा का दौर लगातार जारी है। अल्पसंख्यकों के घरों और धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश के हालात पर बड़े अपडेट जान लीजिए आप। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद 64 में से 27 जिलों में जबरदस्त हिंसा हो रही है। हिंदुओं के घरों और धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पिछले 48 घंटों में 334 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई है। 5 जिलों में हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पूजा करने पहुंचे लोगों से मारपीट की गई। पुजारियों को भी पीटा गया है। हिंसा के बीच बांग्लादेश की शेरपुर जेल तोड़कर 518 कैदी फरार हो गए। दावा यह किया जा रहा है कि फरार हुए कैदियों में 20 खतरनाक आतंकी भी हैं। आंदोलनकारी जगह जगह सेना और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी ने भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया है और दावा यह किया जा रहा है कि दंगाइयों ने यह कैश लूटा था। बांग्लादेश पुलिस ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। पुलिस एसोसिएशन का यह कहना है कि जब तक पुलिस वालों को हिफाजत का भरोसा नहीं मिलता, तब तक वो ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर और वहां की टीम के कप्तान रहे मशरफ बिन मुर्तजा के घर को आग लगा दी है, आग के हवाले कर दिया। उनकी हसीना सरकार से नजदीकियां थी, इसलिए वो उनके सियासीकरण से नाराज थे। बांग्लादेश में हिंसा अनकंट्रोल्ड है। दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश के जशोर जिले में प्रदर्शनकारियों ने अवामी नेता के एक होटल को आग लगा दी। इस आग में 24 लोगों की जलने से मौत हो गई। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार के गठन को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों और सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। जल्द ही
सरकार का ऐलान किया जा सकता है। बांग्लादेश में आपातकालीन हालात पर पाकिस्तान बड़ा खुश है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने हेडक्वार्टर में बड़ी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में आईएसआई चीफ भी शामिल हुए। बैठक में जमाते इस्लामी से बैन हटाने पर भी चर्चा हुई है। दरअसल शेख हसीना ने बांग्लादेश में जमाते इस्लामी संगठन पर बैन लगाया था। आगे बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में तख्तापलट क्या किसी की साजिश के तहत हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश कहां रची गई? क्या बांग्लादेश को अस्थिर करने में अमेरिका का कोई रोल है? क्या अमेरिका ने आरक्षण के बहाने हसीना को हटाने का प्लान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से एग्जीक्यूट करवाया? क्या शेख हसीना को अमेरिका के विरोध के चलते प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी? अब पटियाल बांग्लादेश में तख्तापलट की इनसाइड स्टोरी बताएगा। पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने एबीपी न्यूज से क्या कहा, यह जानने से पहले पटियाल से यह जान लीजिए आप कि अमेरिका पर तख्तापलट की साजिश का आरोप आखिर लग क्यों रहा है। अमेरिका पर साजिश की पहली आशंका यह है कि बांग्लादेश में सैन्य अड्डों के लिए अमेरिका की बेचैनी थी। अमेरिका पर साजिश की दूसरी आशंका यह है कि बांग्लादेश को ईसाई देश बनाने के लिए अमेरिकी साजिश हो सकती है। और तीसरी आशंका यह है कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने की वार्निंग मिली थी। यही आरोप शेख हसीना ने अमेरिका पर पहले लगाए भी थे। बात मई के महीने की है। शेख हसीना की अवामी लीग को सत्ता में आए 3 महीने हुए थे। शेख हसीना ने कैबिनेट की बैठक में यह दावा किया था कि एक देश ने उन्हें प्रपोजल दिया है कि अगर उन्हें बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाजत मिलती है तो बिना परेशानी के उनकी सरकार बांग्लादेश की सत्ता पर बनी रहेगी। हालांकि शेख हसीना ने ऑफर देने वाले देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना यही जा रहा है कि यह ऑफर अमेरिका ने ही शेख हसीना को दिया था। इसकी भी सॉलिड वजह है। दरअसल कई सालों से वॉशिंगटन की नजर चटगांव के सेंट मार्टिन द्वीप पर है। यह छोटा सा द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, जो सामरिक लिहाज से काफी अहम माना जाता है। अमेरिका मार्टिन द्वीप में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। इसकी वजह यह है कि चीन बांग्लादेश में अपना निवेश बढ़ा रहा है। खासकर बांग्लादेश के बंदरगाहों को डेवलप करने के लिए चीन खूब पैसा खर्च रहा है। ऐसे में अगर चटगांव के मार्टिन द्वीप पर अमेरिकन आर्मी का बेस बनता है तो चीन सीधे अमेरिका के रडार में आ जाता। जून 2023 में ढाका में एक जोरदार अफवाह फैली। कहा जाने लगा कि अमेरिका बांग्लादेश की सरकार से हिमायत के बदले में सेंट मार्टिन द्वीप मांग रहा है। हालांकि शेख हसीना पहले ही मार्टिन द्वीप में अमेरिकी बेस को मंजूरी देने से मना कर चुकी थी। इसलिए कहा यह जाता है कि शेख हसीना और अमेरिका के बीच अदावत का अध्याय नेवल एयरबेस को लेकर ही शुरू हुआ। और अमेरिका को जब यह लगने लगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं मान रही हैं, तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। शेख हसीना और वॉशिंगटन के बीच विवाद इतना ही नहीं है, हसीना की साजिश का एक और चैप्टर भी खोला है। शेख हसीना ने अमेरिका पर यह आरोप लगाए थे कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश बांग्लादेश, म्यांमार और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश रच रहे हैं। इस साजिश के लिए अमेरिका ने गुपचुप तरीके से केएनएफ यानी कुकी चिन नेशनल फ्रंट और असम के उग्रवादी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के सरगना परेश बरुआ से हाथ मिलाया है। हसीना का आरोप था कि अमेरिका ने बांग्लादेश को ईसाई मुल्क में बदलने का टेंडर कई उग्रवादी संगठनों को दिया है। जून के महीने में ही हसीना ने इस साजिश के सबूत दिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में शेख हसीना ने सहयोगी दलों की एक बैठक बुलाई। बैठक में शेख हसीना ने अमेरिका की साजिश के नए पन्ने खोले। शेख हसीना ने सहयोगियों से यह भी कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश ईस्ट तोमर की तरह अमेरिका बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई देश बनाने की ताक में है। हसीना ने वॉशिंगटन पर यह इल्जाम भी लगाया था कि बांग्लादेश की खाड़ी शांत है, कई ताकतवर मुल्कों की नजर इसके एक हिस्से पर है, यहां कोई विवाद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, इसलिए मैं बांग्लादेश के टुकड़े नहीं होने दूंगी। मुझे पता है कि अमेरिका और क्या क्या कर सकता है।
शेख हसीना ने यहां तक भी दावा किया था कि एक पावरफुल मुल्क का एक श्वेत आदमी बार बार उन पर आदेश मानने के लिए दबाव डाल रहा है। हसीना का यह इशारा भी शायद अमेरिका की तरफ ही था। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के यहां कुछ सवाल हैं। क्या बांग्लादेश में अमेरिका का प्लान कामयाब हो गया? क्योंकि शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका का प्रस्ताव ठुकराने की वजह से ही अवामी लीग की सरकार मुश्किल में आती है। शेख हसीना ने अमेरिका को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाजत नहीं दी। क्या इसीलिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ? क्या चीन से रिश्ते अच्छे होने के चक्कर में अमेरिका ने बांग्लादेश में लोकतंत्र को कमजोर किया और अलगाववादी ताकतों का साथ दिया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल किया? क्योंकि बांग्लादेश में आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट हल कर चुका था। शेख हसीना ने 2018 में कोटा खत्म कर दिया था। बावजूद उसके जमात ने आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर बांग्लादेश में हिंसा को भड़काया। अमेरिका की डिमांड को ठुकराना और चीन से बढ़ती बांग्लादेश की नजदीकियों ने कैसे आग में घी का काम किया? ढाका और वॉशिंगटन के रिश्तों के बीच खाई कैसे गहरी होती गई? अब इसकी टाइमलाइन को समझिए। अमेरिका से रिश्ते बिगड़े तो बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट में बांग्लादेश को न्योता नहीं दिया। फरवरी 2024 में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शेख हसीना को एक चिट्ठी लिखी और साथ ही मिलकर काम करने की नसीहत भी दी। 22 जुलाई को बांग्लादेश में हिंसा का दायरा और बढ़ा तो अमेरिका ने शेख हसीना सरकार को कड़ा मैसेज दिया। अमेरिका के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह कहा कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बनाए रखें। अमेरिका शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ किसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका को बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर क्या हासिल होगा? क्या ऐसा हो सकता है और ऐसा होने वाला था, इसका पहले से पता था? एक्सपर्ट से सुनिए उनका क्या मानना है। एक तो अमेरिका चाहता था, उन्होंने शेख हसीना को क्लियरली बताए थे कि कॉक्स बाजार के सामने उनका जो सैन मार्टिन आइलैंड है, सैन मार्टिन आइलैंड जो समुद्र के अंदर है, उसको अमेरिका को दे दें ताकि वो नेवल और एयर बेस बनाना वहाँ पर चाहते हैं और उसमें बांग्लादेश को कोई क्षति नहीं होगा। लेकिन उसमें शेख हसीना जी सहमत नहीं हुए और इसलिए अमेरिका जो है क्षुब्ध हो गया है। अमेरिका का जो CIA एजेंट जो है ये इन्वॉल्व है इस केस में, तख्ता पलट में, और उन्होंने शेख हसीना को जानबूझ करके निकाले हैं ताकि उनका आंख जो है सैन मार्टिन आइलैंड के ऊपर है नेवल बेस और एयर बेस बनाने के लिए। शेख हसीना के तख्ता पलट में अमेरिका का रोल है या नहीं, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन इस बीच वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। इस घटनाक्रम के बीच लंदन से एक और अपडेट आया है और वो ये है कि शेख हसीना के बेटे सजीब जावेद जॉय ने यह दावा किया है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ऑपरेशन तख्ता पलट को अंजाम दिया है। पब्लिक इंटरेस्ट में हम किसी भी मुद्दे का पीछा करते हैं तो उसकी तह तक जाते हैं। पटियाल ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ बताया। पटियाल की इसी थ्योरी पर शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने इसकी मोहर लगाई। कैसे, आप भी सुनिए। मुझे लग रहा है श्योर विदेशी ताकत है। मुझे श्योर लग रहा है ISI का हाथ है। अब स्टूडेंट्स के पास तो बंदूक नहीं है, बंदूक है आपके जमात इस्लाम शिविर के पास। सो उनको तो बंदूक कोई ना कोई दिया। ये श्योर ISI दिया। आपके BNP जमात जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस नहीं चाहा, वही होंगे। अमेरिका पर साजिश के इल्जाम है और पाकिस्तान पर उसे अंजाम तक पहुंचाने के। बांग्लादेश इंटेलिजेंस का यह दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पिछले 6 साल से बांग्लादेश को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रही थी। इसके लिए पाकिस्तान ने कैसे अवामी लीग को कमजोर किया, कब और कहां ISI ने BNP और जमाते इस्लामी के साथ मिलकर बांग्लादेशी की बर्बादी का षड्यंत्र रचा, अब इसकी फाइल खोलते हैं।
दावा यह किया गया है कि बांग्लादेश में तख्तापलट की पहली मीटिंग 2018 में लंदन में हुई। इस मीटिंग में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक्टिंग चीफ तारिक रहमान और आईएसआई चीफ शामिल हुए थे। पहली मीटिंग में बीएनपी और आईएसआई के बीच हुई बड़ी डील के मुताबिक तख्तापलट होते ही तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी होगी। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के फौरन बाद इस साजिश पर मोहर लग गई। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम अलीमगीर ने तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर दिया। तारिक और आईएसआई चीफ के बीच दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई। यूरोप के कई देशों में तारिक ने आईएसआई चीफ से मुलाकातें की। आईएसआई ने तख्तापलट की जिम्मेदारी अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को सौंपी थी। आईएसआई ने ही बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच में गठबंधन कराया और आईएसआई ने ही जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में एक्टिव किया। पिछले 6 सालों में आईएसआई ने तारिक रहमान के जरिए कई मिलियन डॉलर बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के स्टूडेंट्स विंग को दिए। इस पैसे से आईएसआई ने ढाका यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अपने काडर को तैयार किया। हालांकि इन सभी मीटिंग्स की जानकारी बांग्लादेश इंटेलिजेंस एजेंसीज को थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात पीएम ऑफिस तक क्यों नहीं पहुंचाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। आईएसआई ने बांग्लादेश में जिस तारिक रहमानी को तख्तापलट का चेहरा बनाया, आखिर वो तारिक कौन है और अब इसकी डिटेल्स पटियाल आपके साथ शेयर करेगा। तारिक रहमानी बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं। तारिक रहमानी बीएनपी पार्टी का एक्टिंग चीफ है। उस पर बांग्लादेश में कई मुकदमे चल रहे हैं। कई मामलों में तारिक को उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है। बांग्लादेश में जमहूरियत का जनाजा पाकिस्तान ने कैसे निकाला और कैसे आईएसआई एजेंट बांग्लादेश में स्टूडेंट क्रांति का मुख्य चेहरा बने, साजिश कैसे अंजाम तक पहुंची, अब पटियाल आईएसआई के बारूदी प्लान की एबीसी आपको बताएगा। दावा है कि आईएसआई ने बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी को हिंसा का मुखौटा बनाया। जमाते इस्लामी ने अपने स्टूडेंट विंग छात्र शिविर में आईएसआई के एजेंट्स को शामिल किया। आईएसआई एजेंट्स ने व्हाट्सएप पर छात्र नेताओं के नाम से फेक डीपी लगाई। 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स और ग्रुप रेडी किए गए। सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के एजेंट्स ने लोगों को शेख हसीना सरकार के खिलाफ उकसाया। यह सब मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा मकार मुल्क कोई हो नहीं सकता। दूसरा, बांग्लादेश में आईएसआई के लिए अवामी लीग का एकमात्र विकल्प जमात और बीएनपी है। इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें कि एक और इसमें बड़ा मुल्क है जो लाभार्थी हो सकता है, इसीलिए थ्योरी यह भी निकल कर आ रही है कि क्या चीन का बांग्लादेश के तख्तापलट से कोई मतलब नहीं है। अगर बांग्लादेश को अब आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है तो वो किस पर डिपेंड करेगा? क्या चीन ने बांग्लादेश में अब तक जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसको चीन भूल जाएगा? और इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते कैसे हैं और बांग्लादेश की तरह चीन का पाकिस्तान में कितना बड़ा निवेश है, इसे भी कतई नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है चीन का फिलहाल सीधा कोई रोल नजर ना आ रहा हो, लेकिन मालदीव और बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटिमेंट्स की बात करें तो उनके टाइमलाइन से यह साफ हो जाता है कि तख्तापलट को लेकर चीन की नीयत भी साफ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात पर एक बड़ा लाभार्थी चीन भी है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश का क्या होगा? बांग्लादेश इस वक्त डेमोक्रेसी और आर्मी रूल के दोराहे पर खड़ा है। 15 साल से बांग्लादेश पर राज करने वाली अवामी लीग इस वक्त बांग्लादेशी अवाम के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां के आर्मी चीफ ने क्या कहा? 24 से 48 घंटे के बीच अंतरिम सरकार देश को दे दी जाएगी। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में यह सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश की कमान किसके हाथ में जाएगी? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर 3 चेहरे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इनके नाम हैं नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकार उज़्मा। इन तीनों नामों में सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मद यूनुस के नाम को लेकर हो रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोरों पर है,
नए प्रधानमंत्री के लिए खालिदा जिया के नाम की भी चर्चा हो रही है। खालिदा के नाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शेख हसीना के देश छोड़ते ही खालिदा को जेल से रिहा कर दिया गया है। लंबे वक्त से वो जेल में बंद थी। आर्मी चीफ वकार उज़्मा का नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में तो नहीं है, लेकिन यह तय है कि बांग्लादेश में नई सरकार के गठन में आर्मी चीफ वकार का बड़ा किरदार होगा। लेकिन बांग्लादेश के नए पीएम के लिए जो मोहम्मद यूनुस फ्रंट रनर हैं, वो प्रधानमंत्री की बजाय बांग्लादेश की नई सरकार के सलाहकार बनने के लिए राजी हुए हैं। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के बीच 36 का आंकड़ा रहा। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के तख्ता पलट को बांग्लादेश के लिए दूसरा मुक्ति दिवस यानी आजादी का नाम दिया था। शेख हसीना यूनुस को पॉलिटिकल विरोधी मानती थी। दोनों के बीच टसल बहुत पुरानी है। अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। यह बैंक गरीबों को माइक्रो लोन मुहैया करवाता था। यूनुस के बैंक से गरीबों ने बड़ी तादाद में लोन लिया। बांग्लादेश के गरीबों को इससे बड़ा फायदा हुआ। ग्रामीण बैंक ने 1 करोड़ लोगों को 3.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया। गरीबी उन्मूलन की दिशा में यह एक बड़ा काम माना जाता है। 2006 में यूनुस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 17 साल पहले 2007 में बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था, सेना ने शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों को जेल में डाल दिया था। तब भी मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का पीएम बनाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने बनने से इनकार कर दिया था। 2011 में शेख हसीना सरकार ने यूनुस को ग्रामीण बैंक प्रमुख के पद से हटा दिया था। शेख हसीना का आरोप यह था कि यूनुस गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों से जबरन लोन की रिकवरी करवाते हैं। हसीना सरकार में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ 190 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। 2024 में यूनुस को 6 महीने की जेल भी हो गई। बाद में यूनुस को अदालत से जमानत मिल गई थी। उन्होंने शेख हसीना सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया था। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की कमान आर्मी के हाथों में है और आर्मी की कमान लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज़्मा के हाथों में। वकार उज़्मा जून 2024 में बांग्लादेश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, तब से बने थे ये। उससे पहले बांग्लादेश आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद पर भी तैनात रह चुके हैं वकार उज़्मा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्मा लंदन के किंग्स कॉलेज से पढ़े हुए हैं। यहां से उन्होंने डिफेंस में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है। वकार ने 20 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी और ज्वाइनिंग के बाद वकार ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का हिस्सा बन गए थे। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होते ही बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। पुजारियों और भक्तों के साथ मारपीट की जा रही है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात कभी भी सही नहीं रहे। 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 13.5% थी। साल 2011 तक यह संख्या घटकर 10% रह गई। 2022 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 8% रह गई। 2016 के एक अनुमान के मुताबिक हर दिन अल्पसंख्यक कम्युनिटी से 632 लोग रोजाना बांग्लादेश छोड़ते थे। बांग्लादेश छोड़ने की वजह क्या है, यह भी एक अहम कारण है। Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. बांग्लादेश छोड़ने के बाद कल शाम से ही शेख हसीना भारत में है, लेकिन देश छोड़ने के बाद शेख हसीना का अगला ठिकाना कहां होगा? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को किस देश में शरण मिलेगी? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि शेख हसीना अगले 48 घंटों में भारत छोड़ देंगी। बताया जा रहा है कि भारत से निकलने के बाद शेख हसीना यूरोप जाएंगी। इससे बड़ी एक और बात है और यह भी साफ हो जाता है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम भारत में शरण नहीं लेंगी। लेकिन दिल्ली के बाद यूरोप का कौन सा देश हसीना का अगला ठिकाना होगा? अमेरिका ने आज शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। मतलब उनके लिए यूएस के दरवाजे बंद हो गए। दूसरी तरफ ब्रिटेन शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर फिलहाल चुप है। बांग्लादेश के मुद्दे पर ब्रिटिश विदेश सचिव ने क्या कहा,
वो सुन लेते हैं। ब्रिटिश विदेश सचिव का कहना था कि बांग्लादेश का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक भविष्य हो। बांग्लादेश की जनता ये जानने की हकदार है कि उनके देश में क्या हुआ। बांग्लादेश हिंसा की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को इसका नेतृत्व करना चाहिए। ब्रिटेन के रुख से यह साफ हो जाता है कि शेख हसीना को लंदन में शायद शरण ना मिले। माना यह भी जा रहा है कि शेख हसीना को लेकर अमेरिका का जो रुख है, ब्रिटेन शायद उसी लिए अभी तक शरण के मुद्दे पर साइलेंट है। Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से दिल्ली में राजनीतिक हलचलें तेज हैं। शेख हसीना पिछले 24 घंटे से भारत में है। शेख हसीना के मसले पर इसको कैसे आगे से हैंडल किया जाए, इस पर आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आरजेडी के नेता भी मौजूद रहे। मीटिंग में शेख हसीना को शरण देने पर क्या राय बनी, बांग्लादेश को लेकर किस पार्टी का क्या रुख था, अब पटियाल इसका एक ऑडियो वीडियो ट्रेलर आपको दिखाएगा। कठोर और कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि एक भी भारत के नागरिक को किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सभी पार्टियों को इसके अंदर मिल करके एकजुटता का इसमें परिचय देना चाहिए। इस तरह का घटनाक्रम होना कि भारत के हित में नहीं, भारत सरकार को नई रणनीति के तहत वहाँ काम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि उनके साथ रहे और उनकी हक है कि उनके भविष्य में किस किस्म की सरकार उनके लिए होना चाहिए। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफ़ी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है, वो खतरनाक लोग हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। पटियाल ने कल आपको बताया था कि साल 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश में 91,613 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था और इसी दौरान 15,268 करोड़ रुपए का इंपोर्ट भी हुआ। लेकिन तख्ता पलट से भारत की फार्मा इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित होने लगी है। दरअसल भारत और बांग्लादेश 3,000 करोड़ रुपए का फार्मा बिजनेस करते हैं। दवाइयां बनाने के लिए बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल भारत से बांग्लादेश जाता है। भारत करीब 125 कंपनियां ऐसी हैं जहां से रॉ मटेरियल बांग्लादेश को सप्लाई किया जाता है। जम्मू में फार्मा सेक्टर से जुड़े लोगों का यह मानना है कि फार्मा सेक्टर अभी तक रूस यूक्रेन की लड़ाई से उभरा नहीं था कि अब बांग्लादेश ने हालात ने चिंता और बढ़ा दी है। अगर ये हालात चलते रहे ऐसे ही तो नेक्स्ट ऑर्डर तो वहाँ से आएंगे नहीं। जब तक वहाँ पर सारी जो स्थिति है नॉर्मल नहीं होती, तब तक इंडस्ट्री में शुरू नहीं होगी। तो ऑटोमेटिकली जब गैप पड़ेगा, जो ऑर्डर मेरे को अगले महीने आना चाहिए था वो हो सकता है अभी नवंबर में आया था, दिसंबर में आता या मार्च में। जैसे जैसे हालात होंगे नुकसान तो। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्टर।